लर्नर्स, कल हमने इस चैप्टर का हाशियाकरण से निपटना जो 8वीं कक्षा का 8वां अध्याय है एसएसटी के अंदर, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 98 से। ये एनसीईआरटी की बुक पर आधारित है और इससे रिलेटेड और भी कई चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पे डाले हैं। अगर आप इसका क्रमवार अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बाकी के वीडियोस भी पार्ट वाइज चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पिंक बॉक्स में दिया गया है ये देख लेते हैं। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आज़ाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। आपने कई बार कबीर के दोहे पढ़े होंगे, ठीक है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ कबीर जो हैं वो कर्म कांड के जो अन्य पाखंड वाला जो रूप है उसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना करते थे, बहुत ही तीखी आलोचना किया करते थे अपने दोहों में, और हर व्यक्ति को उस परम सत्ता को प्राप्त करने का हकदार समझते थे बिना किसी जातीय भेदभाव के। आगे बढ़ते हैं। उनके पास सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर, घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। तो कबीर कई मायनों में आज भी प्रासंगिक हैं और उनके दोहे आज भी हमारे समाज में जो जातीय भेदभाव है या किसी भी तरह का एक कर्मकांड वाला पाखंड जो है, जो उसमें कट्टरता है, उसकी ये तीखी आलोचना करता है कबीर के दोहे। आइए आगे बढ़ते हैं। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। कल हमने पढ़ा था कि कैसे ये अपने जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए संविधान का सहारा लेते हैं और कौन कौन से जो हैं अनुच्छेद उसमें इनकी रक्षा की गई है ये हमने देखा। मौलिक अधिकार हों, चाहे सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन हेतु आरक्षण की व्यवस्था हो, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। आशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं। आइए यहाँ सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जो ये घटना बताई जा रही है ये एक सच्ची घटना है, इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, समझिए। जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का लड़का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। तो देखिए किस तरह से एक एक जो दलित समुदाय का व्यक्ति है उसे इस तरह से जलील किया जाता है। पहले तो उसे समानता का अधिकार नहीं दिया जाता कि सब लोग मंदिर जाते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन उसे उसके समुदाय में, उस दलित समुदाय में पैदा होने की वजह से उस मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया जाता। और ये जो जुल्म है वो सिर्फ रत्नम के साथ नहीं बल्कि उसके पिता के साथ, उसके दादा के साथ पीढ़ियों से चला आ रहा है। और इतना ही नहीं, जब 5 वर्षीय जो एक 5 वर्ष में एक बार जो एक पूजा होती है वहाँ, तो उस दौरान उसी परिवार, उस दलित परिवार का कोई एक सदस्य उन पुजारियों के पाँव धोकर उस पानी से नहाता है। तो ये जो परंपरा थी वो आज के एक 20 साल के लड़के, यानी आधुनिक ज़माने का जो 20 साल का पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग कर रहा है जो,
उस लड़के ने उस रस्म को निभाने से मना कर दिया है। आगे आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। उन्होंने कहा है कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसको दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए, उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के भी कई लोग खफा थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमें किसी रस्म में शामिल होने का मौका मिल रहा है, वरना तो उन्हें कई जगह आने जाने पर भी प्रतिबंध था। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी सभ्य समाज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। सैद्धांतिक रूप से और संविधान में तो हम सबको बराबर का दर्जा दे रखा है, चाहे हम औरत हैं, आदमी हैं, ऊंची जाति के हैं या किसी भी जाति से हैं। ऊंची जाति मानी जाती है, हालांकि ऐसा ऊंचा नीचा होता कुछ नहीं है, लेकिन माना गया है कि कुछ जातियाँ ऊंची हैं और कुछ जातियाँ नीची हैं। लेकिन वास्तव में जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यवहार में हमें देखने को मिलता है कि कुछ जातियाँ अपने आप को ऊंचा मानते हुए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, या कई बार जो दलित समुदाय की ऐसी हिमाकत होती है, हिमाकत क्या, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें लगता है कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमें हमारे बराबर में आकर बैठ जाएं। तो रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे, क्योंकि इतने टाइम से उन पर प्रताड़ना की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी ऊंची जाति के लोग निम्न जातियों पर प्रताड़ना करते थे, लेकिन अधिकांश लोग पहले ऐसे ही हुआ करते थे, तो इसकी उन्हें सज़ा दी जाती थी। इस गुस्से की आशंका से वो डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया तो वे क्या खाएंगे, इन्हें इस बात की भी चिंता थी, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने भी यह ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की यह दलील थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता है। रत्नम भी अपनी जगह सही था कि भाई जब आप हमें मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दे रहे, तो जब ईश्वर के कोप का भाजन उन्हें कैसे बनना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या हुआ। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी और उनके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया कि कोई भी उसके परिवार से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार जब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए, वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। आपने सुना होगा कि इनका हुक्का पानी बंद कर दो, यानी इनसे कोई गांव में मतलब नहीं रखेगा। तो इस तरह की प्रताड़ना से आप किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को, उसके समुदाय को इस तरह से ट्रीट करते हैं या इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें हाशिए पर धकेला जाता है, तो यही है आश्रयकरण। और किस तरह से रत्नम ने इसे अपनी तरीके से निपटा, कानून की सहायता से। ठीक है, लेकिन कानून की सहायता लेने के बाद भी उसे गांव छोड़कर तो जाना ही पड़ा, क्योंकि रहना तो उसे उन्हीं समाज के बीच में था। लेकिन जब उस समाज ने ही उन्हें बहिष्कार कर दिया उसका, तो उसे मजबूरन उस गांव को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये सच्ची घटना है, आप इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जो जो जिसका सहायता ली थी रत्नम ने, वो आखिर है क्या, इसको समझते हैं। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जाति द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। जो कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में आया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूँ तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, जैसा कि हमने देखा भी कि रत्नम के साथ ही नहीं बल्कि रत्नम के बाप दादाओं के साथ भी ये काम पीढ़ियों से चला आ रहा था। लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे, क्योंकि पीढ़ियों से उन्हें एक खास तरह के काम के लिए
आवंटित कर दिया गया था कि आप सामान्य रूप में तो हम बहुसंख्यक समाज के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन जब इस तरह की कोई रस्म होती थी, उनके पाँव धोकर नहा लेने वाली या कुछ इस तरह की अपमानजनक जो चीज़ें होती थी, उन्हें वो रस्म करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे लोग शिक्षित होने लगे, संविधान ने उन्हें समानता का अधिकार दिया, तो कई दलित समुदायों में से कई लोगों की ये आवाज़ उठने लगी कि अब हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान, शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए कि इनकी आंखें ऐसे इतनी हिम्मत कैसे हुई। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। हालांकि अनुच्छेद 17 में तो इसे खत्म कर दिया गया है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इसके पहले भाग में। संविधान में उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। तो इस तरह का दबाव दलित संगठनों ने बनाना शुरू किया सरकार पर। तो आइए देखते हैं कि फिर क्या हुआ। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। तो इससे पहले थी बात जो दलित समुदाय था, जो हर जगह है उनकी, लेकिन आदिवासी कुछ खास एक जगहों में जो यहाँ के आदि काल से जो निवासी हैं उन्हें कहा जाता है, तो उनके साथ भी बहुत ही इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। तो उन्होंने भी फिर आवाज़ें उठानी शुरू कर दी 70 और 80 के दशक में। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए, क्योंकि उनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है। और तो जब आदिवासियों ने बहुत बड़े पैमाने पर जब संगठित हुए और अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी, तो इन्हें भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। ठीक है, तो उन पर कई तरह के जुल्म उसके बाद भी किए गए जब जब इन्होंने आवाज़ें उठाई। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। और ऊपर भी जैसे हमने देखा कि रत्नम के झोपड़ी में ही आग लगा दी गई, वो किसी तरह अपनी और अपनी माँ की जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। ठीक है, इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि वह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने भयावह उनके साथ जुल्म किए जाते हैं जब भी इस तरह का कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने, काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपराध अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, और फिर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं और उसके चेहरे या देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इस तरह के कार्य कई वर्षों से और कई सदियों से होते आ रहे हैं इन दलित और हाशियाई समुदायों के खिलाफ। फिर देखते हैं कि दूसरा क्या है। ऊपर तो हमने देखा कि ये एक शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से निंदनीय है अपमान। दूसरा ऐसे कृत्यों की सूची है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से भी वंचित किया जाता है या उन्हें गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है, खेती करता है या उसे अपने नाम स्थानांतरित करवा लेता है, तो उसे भी सज़ा दी जाएगी। तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। सिर्फ आप उनका अपमान करके ही दंड के पात्र नहीं होते, बल्कि उनके जो स्वामित्व में कोई भी संपत्ति है उसका अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो तब भी आपको दंड दिया जाएगा। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या फिर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो हमने पढ़ा ये, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, उसमें हम इस पिंक बॉक्स को और अगले 1-2 पेजेस को भी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो ये भी ब्लू जहाँ आप दे सकते हैं ब्लू टेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पार्ट को और अधिक समझने में मदद करेंगे। आप इन्हें भी देखें। और जो ये नीले कलर में जो शब्द दिए गए हैं जैसे बहिष्कार, आग्रही या नैतिक रूप से निंदनीय, इनके जो मायने हैं या इनका अर्थ आपको इस पाठ के अंत में
आपकी ही बुक में मिल जाएगा इस तरह से। तो इसे भी आप देखते चलें, जिससे आप इस पार्ट को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।